हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा में। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की क्लास है कंटिन्यूएशन में, क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में हमने डील किया था सेक्शन नंबर 1 से लेके 30 तक के सारे सेक्शंस को। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर ना देखा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे विजिट करके उस क्लास को ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। 1 से लेकर 30 तक के जब सेक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस किया था। तो 1963 का एक्ट कौन से ईयर का एक्ट है? तो ये एक्ट नंबर 4 है 1963 का। ठीक है। इस पूरे एक्ट में 8 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट है और 44 सेक्शन है। ये 44 सेक्शंस में जो लास्ट के सेक्शन थे 43 और 44 ये 1974 के अमेंडमेंट से अमेंड हो चुके थे। अब हमारे पास टोटल कितने सेक्शंस बचते हैं? 42 बचते हैं। इस एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी? तो 13 दिसंबर को मिली थी 1963 में, और ये 1963 है ये। ठीक है। और ये एक्ट इन्फोर्समेंट में कब आया था? तो ये 1 मार्च 1964 को इन्फोर्समेंट में आ गया था। इस एक्ट में कुल 3 अमेंडमेंट हुए थे। एक 1964 में हुआ था, दूसरा 1974 में हुआ था और उसके बाद 2018 में हुआ था। जब 2018 में अमेंडमेंट हुआ तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास सेक्शन नंबर 6 में बदलाव किया गया, सेक्शन नंबर 10 को बदला गया, सेक्शन नंबर 14A इंसर्ट हुआ, फिर सेक्शन नंबर 15 में भी एक क्लॉज को ऐड किया था, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 20 में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का जो क्लॉज है उसमें भी एडिशंस हुए, उसके बाद 21 के 1 वाले क्लॉज में भी एडिशन किया गया। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंजेस हमारे एक्ट में लाए गए थे। ये चेंजेस क्यों आए थे, अमेंडमेंट क्यों हुआ, इस पर भी मैंने बहुत ही अच्छे से चर्चा किया है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने 1 से लेकर 30 तक के सेक्शन को बहुत अच्छे से सारे प्रोविजंस को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हुए किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करिए। वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड सारे लोकल लॉज और माइनर लॉज में कराने जा रही हूँ, और वहाँ पे आपको जब लोकल लॉज और माइनर लॉज की अलग अलग प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर मिलेगा, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 1 घंटे 48 मिनट का लेक्चर है। और उस 1 घंटे 48 मिनट के लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में सेक्शन 1 से लेकर 30 तक कवर किया है। कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरा चैनल अभी ग्रोइंग है तो मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ओवर देयर। आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था सेक्शन नंबर 30 तक के। अब 30 का जो सेक्शन है वो पढ़ता है चैप्टर नंबर 4 में, जो बात करता है रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। रेजिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि इसका मतलब होता है टू पुट एन एंड टू समथिंग, किसी एग्रीमेंट को एंड करना। ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की बात हो रही है, फिनिश करने की बात हो रही है, तो वो कब होगा? तो सेक्शन 27 बताता है कि कब कोर्ट अलाउ करेगा और कब कोर्ट रिफ्यूज़ करता है। तो अलाउ करने के 2 कंडीशंस बताए गए। कहते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो जाके शू कर सकता है किस पर्पज़ के लिए? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए, और वो रेजिस्ट्रेशन कोर्ट जो है अलाउ भी करेगा। 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं। पहली बात, जब कॉन्ट्रैक्ट खुद ही वॉइडेबल नेचर का हो या टर्मिनेबल नेचर का हो। टर्मिनेबल मतलब होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस एग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लॉज मेंशन हो जो कि बात करता है कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरा बोलते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है तो उसके कॉजेस आपको दिख तो नहीं रहे लेकिन डिफेंडेंट वहाँ पे फॉल्ट पे है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए कोर्ट अलाउ करेगा। ये बात करता है कौन? ये बात करता है 27 का 1 सबसेक्शन 1। अब 27 का 2 क्या बात करता है? कहते हैं कि 4 ऐसे कंडीशंस भी हैं जब कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से कोर्ट रिफ्यूज़ करेगा। पहला ये कि अगर प्लेंटिफ ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली रेटिफाई कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर ओइंग टू द चेंजेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, मतलब जिस सर्कमस्टेंसेस में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था अब हम आपको उसी सेम सर्कमस्टेंसेस में रिस्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था। मैंने बोला मिस्टर ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि 1 अप्रैल को क्या करेंगे, ये 1 अप्रैल को एक रैली होने वाली है। उसमें ए ने बी से कहा कि भाई तुम अपना टेंट वेंट लगाना, कुर्सी वुर्सी बिछाना, माइक वाइक का सारा
सिस्टम रेडी करना, 1 तारीख को रैली है। बी ने सारा काम कर दिया। अब हुआ क्या कि बहुत तेज से आंधी तूफान आया और रैली कंडक्ट ही नहीं हुई। रैली कंडक्ट नहीं हुई तो क्या बी की कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ए उसको पैसा देने से मना कर देता है। वो कहता है कि जो तुमने सर्विसेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो किया, पर उसका कोई भी बेनिफिट मैंने अवेल तो नहीं किया। जो भी तुमने सर्विस दी है वो मेरे काम की नहीं थी, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते ही नहीं है। चलो कोर्ट में चल के इसको रिसाइन करा देते हैं। तो कोर्ट यहाँ बोलता है कि देखो भैया, आपने जिस सर्कमस्टेंसेस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उसमें मैं आपको रिस्टोर तो नहीं कर सकती। मतलब अब बाढ़ आ गई या आंधी तूफान आ गया तो उसमें बी का तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो कहते हैं वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस विच हैज टेकन प्लेस द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ डिफेंडेंट। मतलब यहाँ डिफेंडेंट फॉल्ट पे है ही नहीं। डिफेंडेंट ने जो काम किया वो बिल्कुल सही किया, तो उसके लिए उसको पैसा देने की लाइबिलिटी किसकी बनती है? ए की बनती है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइन नहीं कर सकते हैं। द पार्टीज कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रिस्टोर्ड टू द पोजीशन इन विच दे स्टूड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। आप पार्टी को सब्सटेंशियली उस पोजीशन में थोड़ी लेकर आ सकते हैं। मतलब जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन तो बहुत अच्छा मौसम था, कोई गर्मी नहीं थी, न बारिश का कोई शंका था, लेकिन अचानक से बारिश हो गई, तो हम उस सेम सर्कमस्टेंस में आपको जाकर रिस्टोर तो करा नहीं सकते हैं। थर्ड कंडीशन बोलते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा था तब कोई एक थर्ड पार्टी जाती है और वो कुछ राइट्स को एक्वायर कर लेता है गुड फेथ में। तो ऐसे केस में भी हम कोर्ट को बोल नहीं सकते कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करिए। फिर बोलते हैं व्हेन ओनली पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सर्टेन। कहते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कोई पार्ट को हम बस कैंसिल कराना चाहते हैं, लेकिन वो पार्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट हो ही नहीं सकता है। सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल, वो पार्ट सेवरेबल है ही नहीं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में भी कोर्ट रिसाइन करने की परमिशन नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलते हैं कि रेसिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बीन डिक्रीड। तो इसमें कहते हैं कि मान लीजिए एक सूट था, ठीक है, ये सूट किसके रिगार्डिंग में था? सेल या लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसर्न में था। तो इस सूट पे क्या आ गई? इस सूट पे डिक्री आ चुकी है। मतलब ये केस जो है कोर्ट में गया और कोर्ट ने इसकी पूरी सुनवाई करके डिक्री दे दिया। डिक्री में कोर्ट ने बोला कि मिस्टर बी, आपको मिस्टर ए की ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसे खरीदना है विदिन 30 डेज, और इसको खरीदने के लिए आपको 30 लाख रुपए का पेमेंट भी करना है, और ये पेमेंट आपका 30 मार्च तक हो जाना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तुम्हें क्या करना है? पे द परचेज मनी। जो भी परचेज करने के लिए मनी है, उस प्रॉपर्टी को खरीदने का जो मनी है वो आपको पे करना है। कोर्ट ने उसको बोला था पे करने के लिए। लेकिन मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर बी ना तो ए की प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, ना ही परचेज मनी पे करते हैं। तो ऐसे में मिस्टर ए के पास राइट है, जो ये वेंडर है जो बेच रहा है, ही हैज़ द राइट। वो क्या करेगा? वो उसी सूट में जिसमें डिक्री पास हो गई है, उसी सेम सूट में वो सूट में क्लेम करेगा, कहेगा कि भाई एप्लीकेशन डालेगा, बोलेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करिए। कोर्ट साहब, आपने जितना दिन दिया था उस दिनों में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करिए। तो यहाँ पे सबसेक्शन यही बोलता है कि वेयर इन एनी सूट डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन मेड, द परचेजर, जो खरीदने वाला था, कौन था? बी था। द परचेजर और लेसी डज नॉट विद इन द टाइम पीरियड अलाउड बाय द डिक्री or such further period as the court may allow to pay the purchase money and other sum which the court has ordered him to pay, the vendor or lessor, तो vendor कौन है? मिस्टर ए है। और लेसर में अप्लाई इन द सेम सूट, उसी सेम सूट में अप्लाई करेगा जिसमें डिक्री दी गई है, टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड एंड ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड अंडर सबसेक्शन 1। अगर कोर्ट ने इनकी बात सुन ली, किसकी बात सुन ली? मिस्टर ए की, और कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो आपका परचेजर है, अगर उसने प्रॉपर्टी की पोजीशन को ऑब्टेन कर लिया था, तो उसका काम क्या है? वो रिस्टोर करेगा उस पोजीशन को। किसको देगा?
वेंडर को देगा। फिर बोलते हैं मे डायरेक्ट द पेमेंट, अगर उसने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया था, उसमें पोजीशन ले लिया था, तो उस प्रॉपर्टी के आने की वजह से जितने भी उसको बेनिफिट हुए हों, जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं, उन सारे प्रॉफिट को एक्रू करके किसको देगा, मिस्टर ए को देगा। थर्ड कहता है कि सबसेक्शन थर्ड कहता है कि मान लीजिए अगर, ये तो सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। थर्ड बोलता है कि अगर उसने पेमेंट कर दिया है मनी का, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बोलते हैं कि उसका जो सेल डीड है उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा, साथ ही साथ पोजीशन की डिलीवरी होगी। किस पर्सन को, परचेजर को देगा। कौन देगा, वेंडर देगा, डिलीवर करेगा पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और फिर बोलते हैं कोई भी सेपरेट सूट आप नहीं डालेंगे क्लेमिंग द रिलीफ। अगर मतलब आपको बोला गया है ना कि आपको सेपरेट सूट नहीं डाला, जिसमें डिक्री आया उसी में तुम एप्लीकेशन डाल के अपनी बात को क्लेम कर सकते हो, जो भी तुम्हें मांगना उसमें मांग सकते हो। दूसरे कोई सूट नहीं डालेंगे आप किसी भी क्लेम के लिए। फिर बोलते हैं जितने भी प्रोसीडिंग का कॉस्ट है वो सब कौन उठाएगा, कोर्ट उठाएगा। अल्टरनेटिव में बोलते हैं कि अगर जो प्रेयर लेकर जाएगा प्लेंटिफ, अगर सूट इंस्टीट्यूट करना है तो वो कहेगा कि देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो कोर्ट ने अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ कर दिया तो वो क्या ऑर्डर करेगा, वो डायरेक्ट करेगा रिसाइन करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज टू डू इक्विटी, कहते हैं अगर आपने कोई भी रिलीफ लिया है तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के रेसेशन पे। तो ये तो हमारा रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। अब देखिए हमने जो यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा सेक्शन नंबर 27 में, वो ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल। तो यहाँ क्या वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ वॉइडेबल वर्ड यूज़ हुआ है। अब जब हम सेक्शन नंबर 31 पे जाएंगे तो वहाँ पे भी वॉइडेबल यूज़ होता है, लेकिन साथ ही साथ वॉइड वर्ड भी यूज़ है। वॉइड मतलब क्या समझते हैं हम, वॉइड एब इनिशियो, कोई चीज़ शुरू से ही खराब है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन मैंने अभी बताई आपको, 214 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में डिफाइंड है। कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इंक्लूड करता है राइट या ऑब्लिगेशन को, जो कि राइट ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है, ट्रांसफर करता है, एक्सटिंग्विश करता है, एक्सटेंड करता है, लिमिटेड करता है, रिकॉर्ड करता है, तो ऐसे किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सेक्शन चैप्टर नंबर 5 जो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से डील करता है, यहाँ पे प्रिवेंटिव जस्टिस के प्रिंसिपल को हम समझते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंटिव जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्यूबाटिमेट एक मैगजिम है जिसका मतलब है फ्यूचरिंग फ्यूचर पॉसिबल इंजरी, और यहाँ जो रिलीफ ग्रांट होगी वो डिस्क्रिशनरी इन नेचर होगी। आप सेक्शन को पढ़ते हैं फिर ये लाइन भी समझ में आएगी। सेक्शन 31 कहता है व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर, कब आप कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको ऑर्डर मिलेगा। तो कहते हैं कि कभी भी कोई पर्सन, कोई पर्सन है अगेंस्ट हुम अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइड एब इनिशियो, इनके अगेंस्ट कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो किस नेचर का है, जो वॉइड एब इनिशियो है या वॉइडेबल है, एंड हु हैज़ अप्रीहेंशन दैट सच इंस्ट्रूमेंट, और इसको लगता है कि अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से मुझे क्या होगा, मुझे फ्यूचर में कोई ना कोई इंजरी कॉज हो जाएगी। तो व्हाट इज हियर, फीचरिंग फ्यूचर पॉसिबल इंजरी। क्यूआटीमेट इनको लगता है कि अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इफ़ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग मे कॉज हिम सीरियस इंजरी, उन्हें पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में कोई इंजरी कॉज होगी, इसका डर उनके मन में बना है। तो ऐसे केस में ये पर्सन जो था मिस्टर ए मे सू टू हैव इट एडजस्ट वॉइड और वॉइडेबल, तो कोर्ट में वो सू कर सकते हैं। और कोर्ट के पास मे है, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन सो जज ऑर्डर इट टू बी डिलीवर्ड अप एंड कैंसल। तो कोर्ट को अगर लगता है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हुए उसको कैंसल कर सकते हैं। तो सेक्शन 31 मोटा मोटा क्या बात करता है, बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन के अगेंस्ट कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट लिखा है और उसे लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से मुझे फ्यूचर में कोई पॉसिबल इंजरी हो सकती है अगर हमने इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया, इफ़ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग मे कॉज हिम सीरियस इंजरी इन फ्यूचर, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट जाएगा, बोलेगा भाई साहब इसको आप क्या करिए, इसको कैंसिल करिए इस इंस्ट्रूमेंट को। तो कोर्ट को अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए अगर वो चाहते हैं तो वो उसके कैंसिलेशन के लिए परमिशन दे देंगे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कहते हैं अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड है अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ द डिक्री इट्स डिक्री टू द ऑफिसर। जहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को आपने रजिस्टर किया है
देखिए यहाँ क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देगा। अगर कोर्ट ने उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल किया तो जो भी डिग्री उसके पास होगी वो डिग्री कहाँ जाएगी, वो डिग्री कहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी जिस ऑफिसर ने उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर किया है। तो कहते हैं अगर रजिस्टर्ड हुआ है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अपनी डिग्री की कॉपी उस ऑफिसर के पास भी भेजेगा जिसने इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करवाया है। एंड सच ऑफिसर शैल नोट ऑन द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंटेंट इन हिज बुक द फैक्ट ऑफ इट्स कैंसिलेशन। तो उनके पास जो भी बुक्स होती हैं जहाँ पे वो नोट करते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं या कैंसिल हो रहे हैं, तो उसके अंदर वो कैंसिलेशन का फैक्ट नोट डाउन करेंगे। ये सेक्शन नंबर 31 था। 31 तो बात करता है कि पूरे के पूरे एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। लेकिन 32 कहता है व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शियली कैंसिल्ड। यहाँ पे पार्ट कैंसिल करने की बात करेंगे, पूरा का पूरा एग्रीमेंट तो कैंसिल नहीं होगा लेकिन हम कुछ पार्ट को कैंसिल करने की बात करें। इसको समझते हैं। इसको समझते हैं कि मान लीजिए ए और बी ये दो लोग हैं, इनके बीच में एक मॉर्गेज डीड हुई, ठीक है। मॉर्गेज डीड हुई और इन्होंने मान लीजिए कि अपना कोई प्रॉपर्टी बी के पास रखा और उसके बदले में 1,00,000 रुपए लिया बी से, ठीक है। मिस्टर ए ने बी से 1,00,000 रुपए लिया अपनी किसी प्रॉपर्टी को बी के पास रखकर, ठीक है, समझ में आया। उन्होंने एक डीड बनाया कि इस प्रॉपर्टी को जब हम आपसे वापस लेंगे तो हम आपका 1,00,000 रुपए दे देंगे, बात खत्म यहाँ पे। अब मिस्टर ए क्या करता है, जो मॉर्गेज डीड बनी थी ना उसको चुरा लेता है। उस डी को चुरा उस ये डीड है आपकी मॉर्गेज डीड, इसको में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं कि ये ज़मीन हमने लिया है, ये प्रॉपर्टी लिया है, इसके बदले में 1,00,000 रुपए मैं आपको देता हूँ, मिस्टर बी देता है। मिस्टर ए ने बी की कस्टडी से इस मॉर्गेज डीड को चुरा लिया। अब इसके पीछे इन्होंने इंडोर्स क्या किया कि हमने मिस्टर बी को फला फला तारीख पे 50,000 रुपये दे दिया है, और वहाँ पे मिस्टर बी की फर्जी सिग्नेचर कर देता है। समझ में आ रही बात। मिस्टर ए ने बी के कस्टडी से उस मॉर्गेज डीड को चुराया और उसके पीछे के पेज पे लिख दिया कि हाँ मिस्टर ए से मुझे 50,000 रुपया फला तारीख को प्राप्त हुआ। अब 1,00,000 बकाया है। फिर उसने क्या किया, 2-3 महीने और जाते जाते फिर से पीछे लिख दिया कि फला फला तारीख को मुझे मिस्टर ए से 20,000 रुपये प्राप्त हुआ, 30,000 बकाया है। ऐसे करके उसने सब कुछ कर दिया। अब बी क्या कर सकता है, बी कोर्ट में जाएगा, बी बोलेगा कि देखिए ये मॉर्गेज डीड एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस का एविडेंस है, ठीक है। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डिफरेंट राइट्स और ऑब्लिगेशन का एविडेंस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कैन कैंसल इट इन पार्ट, चाहे तो वो उस डॉक्यूमेंट के पार्ट को कैंसिल कर सकता है या अलाउ इट टू स्टैंड फॉर रेसिड्यू। तो कहते हैं कि देखिए कोर्ट के पास बी जाएगा, बी बोलेगा कि सर देखिए इन्होंने ऐसा ऐसा किया पर मुझे कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो आप इस पूरे पूरे मॉर्गेज डीड को कैंसिल मत करिए बल्कि उस पार्ट को कैंसिल करिए जहाँ पे रिसीविंग अमाउंट दिखा रहा है। तो क्या सेक्शन 32 बोलता है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट, कैसे इंस्ट्रूमेंट को आप पार्शियली कैंसिल करते हैं, तो कहते हैं कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एविडेंस है डिफरेंट राइट्स और ऑब्लिगेशंस का, तो कोर्ट किसी भी प्रॉपर केस में कैंसिल कर सकता है उसके पार्ट को एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेसिड्यू, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अलाउ कर सकता है। ये बात समझ में आई। सेक्शन 32 में कहते हैं कि प्रॉपर केस में देखने के बाद वो उसके पार्ट्स को कैंसिल करेगा, रिमेनिंग पार्ट को अलाउ कर देता है। ये सेक्शन 32 था। आई होप मैं क्लियर हूँ। सेक्शन 33 बात करता है पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड एंड वॉइडेबल। तो कहते हैं देखो अगर कोर्ट अलाउ करता है इंस्ट्रूमेंट के कैंसिलेशन को, तो कोर्ट पार्टी को ये भी बोलेगा कि अगर तुम्हें कोई भी बेनिफिट अराइज हुआ है उस प्रॉपर्टी से या उस पार्टी के थ्रू आपको कोई भी बेनिफिट अराइज हुआ था उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के पहले, तो आप वो सारे राइट्स, वो सारे रिलीफ, सारे के सारे रिलीफ जो भी बेनिफिट आपने लिया वो सब के सब आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो कहते हैं ऑन एडजस्टिंग On allowing the cancellation of instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to restore
so far as may be the benefit which he may have received from other party to make any compensation to him which justice may require। तो कहते हैं कि जो भी बेनिफिट आपने लिया वो सारा रिस्टोर करिए और अगर जस्टिस रिक्वायर करता है तो हम कंपनसेशन भी उनको दिलवा सकते हैं। ये सबसेक्शन 1 बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि वॉइडेबल इन नेचर था, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम बोलेंगे कि जितना भी आपने बेनिफिट रिसीव किया है उस सबको रिस्टोर करवा दीजिए। अगर वो वॉइड इन नेचर था तब भी हम यही बात करेंगे कि आप जो है बेनिफिट जो भी आपने एक्वायर किया उसको रिस्टोर करा दीजिए। 33 हो गया, समझ में आया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 34 के बारे में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 6 शुरू होता है, जो कि डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में बात करता है। इसके पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे करते हैं, ये पेज थोड़ा खाली है। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, जहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 4 तक के सेक्शन थे। 1 क्या बात करता था? तो 1 बात करता था हमारा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड के बारे में। 2 बात करता था डेफिनेशन के बारे में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन था वो था ऑब्लिगेशन का, फिर हमारे पास सेटलमेंट था, फिर हमारे पास ट्रस्ट था, फिर हमारे पास ट्रस्टी था, एंड लास्ट में हमारे पास ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन था। थर्ड बात करता है कि कहाँ कहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं होगा। थर्ड बात करता है कि कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है। फोर्थ बात करता है कि देखो भैया, जो स्पेसिफिक रिलीफ है वहाँ पे आप जो है अपने सिविल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं, इंडिविजुअल सिविल राइट को। फिर पार्ट 2 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुल 6 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर बात करता है रिकवरिंग ऑफ पोजेशन के बारे में, प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर करने के बारे में, जहाँ सेक्शन नंबर 5 और 6 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, 7 और 8 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। 5 में जो क्लेम होगा वो टाइटल पे बेस्ड होता है और 6 में जो क्लेम होगा वो किस पे बेस्ड है? प्रॉपर्टी पे, सॉरी पोजेशन पे बेस्ड है। सेक्शन नंबर 7 में भी यही बोलते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप एंटाइटल थे उसके पोजेशन के लिए, वो आपके पास नहीं है, तो आप सीपीसी के हिसाब से उसके पोजेशन को एक्वायर कर सकते हैं। 8 बताता है लाइबिलिटी उस पर्सन की जिसके पोजेशन में कोई ऐसी चीज़ है जिसका वो ओनर नहीं है, तो वो इमीडिएट इफेक्ट से उसको उस व्यक्ति के पोजेशन में भेजेगा जो उसके लिए एंटाइटल है। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 हुआ। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या बात किया? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, जहाँ पे हमारे पास 9 से लेकर 25 तक के सेक्शन थे। फिर हमारे पास रेक्टिफिकेशन आता है चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ हमारे पास 26 था। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में क्या आता है? रेसेशन आता है, जहाँ अभी हमने पढ़ा 27 से लेकर 30 तक के सेक्शंस। और अभी उसके बाद हमने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 5 में कैंसिलेशन पढ़ा, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 31 से लेके 33 तक के सेक्शंस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की, जहाँ हम लोग बात करेंगे डिक्लेरेटरी डिक्री की, जो है हमारे पास 34 और 35 में। अब डिक्लेरेटरी डिक्री क्या कहते हैं? कहते हैं देखो भैया, ये डिक्लेरेटरी रिलीफ एक ऐसा रिलीफ है जहाँ पे कुछ राइट को डिक्लेयर किया जा सकता है किसी पर्सन के फेवर में। अगर कोई पर्सन कोई राइट सीख कर रहा है तो उसके फेवर में जो भी डिक्लेरेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटरी रिलीफ कहते हैं। डिक्लेरेशन किस किस चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है? तो कहते हैं कि देखिए, एनी पर्सन entitled to any legal character or to any right as to any property may institute a suit against a person denying or interested to deny his title to such character or right. The court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled. The plaintiff need not in such suit ask for any further relief. तो कहते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पास क्या 2 राइट्स हैं, यहाँ 2 राइट्स की बात हो रही है। एक तो उसका लीगल कैरेक्टर का राइट और दूसरा आ रहा है उसके राइट टू प्रॉपर्टी का। अब इन दोनों राइट से अगर आप किसी पर्सन को डिनाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं ऐसा कोई राइट नहीं है तुम्हारे पास, नहीं तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर्टी में राइट नहीं है, या तो आपका इंटरेस्ट हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इंटरेस्टेड टू डिनाई, आप इंटरेस्टेड हैं उसको डिनाई करने के लिए, क्या उसके टाइटल को डिनाई कर रहे हो आप उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, या आप उसके लीगल कैरेक्टर को डिनाई करते हैं, तो कहते हैं कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। मे वर्ड यूज हुआ है, मतलब डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि वो एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है और प्लेंटिफ को उसके अलावा कोई और रिलीफ सीख करने की ज़रूरत नहीं
होगी। तो कहते हैं कि सेक्शन नंबर 34 में बात होती है कि डिक्री जो है, डिक्लेरेटरी डिक्री, ये कोई नई राइट के बारे में बात नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का मोड है जहाँ से आप रिलीफ ले सकते हैं। वहाँ आप ना तो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रहे हैं, ना ही तो कोई अवार्ड मांग रहे हैं, कंपनसेटरी मनी के मोड में आप कोई अवार्ड नहीं मांग रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, आप एक डिक्री मांगते हैं कि भैया हमारे राइट और हमारे जो राइट टू प्रॉपर्टी है, मतलब लीगल कैरेक्टर या राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उसको कोई व्यक्ति डिनाई कर रहा है या वो इंटरेस्टेड है डिनाई करने में, तो वहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन आता है कि वो उस डिक्लेरेशन में ये डिक्लेयर कर सकता है कि नहीं भाई, इस लीगल राइट के लिए या इस लीगल कैरेक्टर के लिए या राइट टू एनी प्रॉपर्टी के लिए दैट पर्सन इज लीगली एंटाइटल्ड। यहाँ तक बात समझ में आई? ये हमारा डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में छोटी सी बात थी। आगे और बढ़ेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जिसका नाम है रश्मीत कौर वर्सेस CBSE AIR 2007। इस केस में बात हुई थी कि लीगल कैरेक्टर क्या होता है। तो लीगल कैरेक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो लीगल कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मान लीजिए लीगल कैरेक्टर में क्या क्या आता है, तो आपका कास्ट आ सकता है, रैंक आ सकता है, कोई भी अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो माइनॉरिटी को भी हम लीगल कैरेक्टर मांग सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप डिक्लेरेटरी डिक्री को इशू करा सकते हैं। आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या सिविल डेथ हुआ है उसके रिगार्डिंग में, लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी की जब बात आती है तो वहाँ पे भी आप किसके अंदर आ सकते हैं, आप सेक्शन नंबर 34 के अंदर सूट फाइल करके डिक्लेरेटरी डिक्री ले सकते हैं। लेजिटिमेसी, इलेजिटिमेसी, सिविल डेथ, बर्थ सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी, कास्ट, रैंक, और एक और आ जाता है ऑफिशियल पोजीशन की अगर बात हो रही है, नेशनैलिटी की बात हो रही है, तो वो सब भी लीगल कैरेक्टर में आता है। ऑफिशियल पोजीशन, नेशनैलिटी, ये सब किस में आ रहा है, ये सब आता है आपका लीगल कैरेक्टर में। तो कहते हैं कि अगर किसी को, किसी पर्सन के को जो पर्सन एंटाइटल है किसी लीगल कैरेक्टर से, आप उसको डिनाई करते हैं ऐसा लीगल कैरेक्टर, तो वहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है, वो डिक्लेयर कर सकता है कि दैट पर्सन इज लीगली एंटाइटल फॉर दैट। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें जो है आप किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं कोई नई राइट की बात नहीं होती डिक्लेरेटरी डिक्री में। यहाँ पे जो लीगल राइट पहले से एग्जिस्ट हो रहा है उसी के बारे में आप डिक्लेरेशन लेते हैं, उसी के बारे में आप रिलीफ क्लेम करते हैं। तो यहाँ बोला है कि डिक्री डज नॉट क्रिएट एनी न्यू राइट, कोई नया राइट नहीं क्रिएट करता है, रादर इट इज़ अ मोड ऑफ रिलीफ वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड नो कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड। मतलब आप एक ऐसा रिलीफ सीख कर रहे हैं जहाँ पे ना तो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो रहा है, ना ही कोई कंपनसेशन अवार्ड हो रहा है, रादर आप एक डिक्री मांगते हैं, डिक्लेरेशन करवाते हैं किससे रिगार्डिंग, अपने राइट्स के बारे में, पार्टी का राइट्स विथ रिगार्ड टू स्टेटस एंड विथ रिगार्ड टू राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, डिक्लेरेटरी डिग्री है। फिर बोलते हैं लीगल कैरेक्टर में, देखिए यहाँ पे आ जाता है, ये केस था रश्मीत कौर वर्सेस CBSE AIR 2007। इसमें बोलते हैं लीगल कैरेक्टर का मतलब है माइनॉरिटी, रैंक, कास्ट, ऑफिशियल पोजीशन, सिविल डेथ, इलेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी एंड नेशनैलिटी। तो कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन कराना है तो भी आप यहीं पे 34 में आ जाते हैं। कहते हैं कि राइट टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी डिक्लेरेटरी डिक्री भी आपको यही मिलेगी। एक महिला सू कर सकती है कि वो मिस्टर फला फला की वाइफ नहीं है। एक चाइल्ड भी सू कर सकता है कि वो जेड का बेटा नहीं है बल्कि एक्स का बेटा है। तो डिक्लेरेटरी डिक्री कहाँ इश्यू होगी, सेक्शन नंबर 34 में होगी। एम आई क्लियर यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें ध्यान में रखनी है। इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ये बोलता है सेक्शन 35 में कि जो भी डिक्लेरेशन इस चैप्टर में होगा, कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कहते हैं कि जो भी डिक्लेरेशन इस चैप्टर में होगा वो बाइंडिंग होगा, किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, पार्टीज़ के ऊपर होगा, या जो पर्सन उसके थ्रू क्लेम कर रहा है या कोई भी ऐसा पार्टी जिसको आपने ट्रस्टी बनाया है, उन सब के ऊपर उस डिक्लेरेशन का इफेक्ट होगा। ये सेक्शन 35 कहता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। तो हमने हमारे पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 जो कि प्रिलिमिनरी की बात करता है, सेक्शन 1 से 4। पार्ट नंबर 2 जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है,
स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है और वहाँ पे हमारे पास 6 चैप्टर हैं। पहला हमने पढ़ा अभी सेक्शन 5 to 8 आता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा आ जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तीसरा आपके पास अभी हमने पढ़ा रेक्टिफिकेशन। फिर चौथा आता है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पांचवा आता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। छठा अभी हमने जस्ट पढ़ा डिक्लेरेटरी डिक्री। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इंजंक्शन के बारे में। तो इस पार्ट नंबर 3 का नाम जो है वो है प्रिवेंटिव रिलीफ। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो कि इंजंक्शन जनरली की बात करता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 36 और 37। और लास्ट का जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 है हमारा। वहाँ पे हमारे पास 38 से लेके 43 तक के सेक्शंस हैं, 42 तक के सेक्शंस हैं। 43 और 44 डिलीट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। तो अब बात करते हैं इंजंक्शन की। तो इस पूरे के पूरे पार्ट का नाम प्रिवेंटिव रिलीफ है। प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब होता है कोई भी रेमेडी बाय वे ऑफ इंजंक्शन। वो इंजंक्शन कैसा भी हो सकता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है और वो परपीचुअल भी हो सकता है। तो कहते हैं कोई भी रेमेडी बाय वे ऑफ इंजंक्शन इज नोन एज प्रिवेंटिव रिलीफ। चैप्टर नंबर 7 क्या बोलता है, इंजंक्शन जनरली की बात करता है। चैप्टर नंबर 8 क्या बोलता है, चैप्टर नंबर बात करता है परपीचुअल इंजंक्शंस के बारे में। तो जो परपीचुअल इंजंक्शंस होते हैं वो आप कहाँ क्लेम करेंगे, वो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्लेम करेंगे। वहीं पे अभी मैंने बात किया कि एनी रेमेडी बाय वे ऑफ इंजंक्शन, इंजंक्शन के माध्यम से कोई रेमेडी लेते हैं, वो इंजंक्शन टेम्परेरी भी हो सकता है, परपीचुअल भी हो सकता है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन कहाँ सीख करने जाओगे ऑर्डर नंबर 39 के रूल नंबर 1 and 2 में। कहाँ जाएंगे, CPC में जाना पड़ेगा आपको टेम्परेरी इंजंक्शन सीख करने के लिए। लेकिन जब बात परपीचुअल की आती है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिंदाबाद है, आप वहीं पर जाके सीख करेंगे। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। इंजंक्शन का क्या मतलब है, तो कहते हैं कि इंजंक्शन एक तरीके का ऑर्डर है या डिक्री है बाय विच पार्टी टू एन एक्शन इज रिक्वायर्ड टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। मतलब एक तरीके का ऐसा ऑर्डर जिसमें जो पार्टीज हैं उनको या तो हम बोलते हैं कि ये फला फला काम तुम करो, या हम उनको रिस्ट्रेन करते हैं कि ये काम तुम्हें नहीं करना है। तो कहते हैं कोई भी ऐसा ऑर्डर या डिक्री बाय विच अ पार्टी टू एन एक्शन इज रिक्वायर्ड टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग पर्टिकुलर एक्ट और थिंग, तो उसे हम इंजंक्शन कहते हैं। एक तरीके से रोक लगा देना, उनसे बोलो या तो तुम ये काम करो या तो हम तुमको रोक रहे हैं, ये काम तुम्हें नहीं करना है। इंजंक्शंस आर ग्रांटेड व्हेन कंपनसेशन वुड बी इनएडिक्वेट रिलीफ। इंजंक्शन तब ग्रांट होता है जब कंपनसेशन एक तरीके का इनएडिक्वेट रिलीफ होता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 36 में, वो बोलता है प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय द इंजंक्शन। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ग्रांट होता है प्रिवेंटिव रिलीफ। और इंजंक्शन कैसा हो सकता है, टेम्पररी या परपीचुअल। जो परपीचुअल इंजंक्शंस होते हैं वो मैंडेटरी इन नेचर के होते हैं और जो टेम्पररी इंजंक्शंस होते हैं वो प्रिवेंटिव इन नेचर के होते हैं। टेम्पररी इंजंक्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो ऑर्डर नंबर 39 के रूल नंबर 1 and 2 में मिलेंगे। और मैंडेटरी इंजंक्शंस जिसको हम परपीचुअल इंजंक्शन कहते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिलेंगे। समझ में आई बात। 36 बोलता है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, कैसे ग्रांट होगा, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके इंजंक्शन के माध्यम से प्रिवेंटिव रिलीफ देता है। वो इंजंक्शन चाहे तो टेम्पररी हो सकते हैं चाहे परपीचुअल हो सकते हैं। सेक्शन 37 बात करता है टेम्पररी एंड परपीचुअल इंजंक्शन के बारे में। तो क्या कहता है, टेम्पररी इंजंक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल स्पेसिफिक टाइम। तो ये एक ऐसा इंजंक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और या तो जब तक कोर्ट का फर्दर ऑर्डर ना आ जाए तब तक ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। और इसको हम सूट के किसी भी स्टेज पे ग्रांट कर सकते हैं। मतलब पूरी सूट चल रहा है, आप उसमें किसी भी स्टेज पे पर टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट हो जाएगा। इसका रेगुलेशन कहाँ होता है, तो CPC में होता है। ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 and 2 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात होती है टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। एम आई क्लियर। टेम्पररी इंजंक्शन का काम एक और भी होता है, इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रिजर्व द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द केस। जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का उसको प्रिजर्व करते रहना है, कब तक, जब तक केस कंक्लूड ना हो जाए। तो ये क्या है 37 का 2 कहता है कि अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द सूट। तो कहते हैं परपेचुअल इंजंक्शन, देखो अभी हमने टेम्पररी पढ़ा तो यहाँ पे वर्ड आता है ऑर्डर, लेकिन जब हम
परपीचुअल पढ़ते हैं तो यहाँ वर्ड क्या आता है, डिक्री आता है। तो कहते हैं परपीचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री। डिक्री आ रहा है तो कह रहे हैं कि कब होगा, जब आप केस का, जब पूरी सूट की मेरिट्स को सुनेंगे, पूरी सुनवाई होगी, उसके बाद ही आप परपीचुअल इंजंक्शन को ग्रांट कर सकते हैं। द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपीचुअली एंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ राइट। उसको रोक दिया जाता है कि आप इस राइट को एंजॉय नहीं करेंगे, और साथ ही साथ बोलते हैं कि आप ये कमीशन एक्ट का भी नहीं करेंगे, विच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ के राइट से कॉन्ट्रेरी है उसको आप नहीं छुएंगे, उस काम को आपको नहीं करना है। तो ये क्या है, ये आ जाता है आपका परपीचुअल इंजंक्शन, जो कि डिक्री के माध्यम से होता है, पूरे केस की सुनवाई के बाद होता है। डिफेंडेंट को रोक दिया जाता है कि आप ये राइट को असर्ट नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको बोलते हैं कि आप इस एक्ट का कमीशन नहीं कर सकते हैं, वो एक्ट जो कि कॉन्ट्ररी है टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ के राइट्स के बिल्कुल विपरीत जो हरकतें हैं उन्हें आपने नहीं करना है। तो इंजंक्शन क्या है, एक जुडिशियल प्रोसेस है, ये एक प्रिवेंटिव इन नेचर का होता है, इसीलिए इस पार्ट का नाम प्रिवेंटिव रिलीफ हुआ है। यहाँ पे जो प्रिवेंशन है वो आपको जो प्रिवेंट किया जा रहा है वो किस चीज़ के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं, किसी रॉन्गफुल एक्ट के कमीशन के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं कि इस रॉन्गफुल एक्ट को आप मत करिएगा। एम आई क्लियर। पार्ट नंबर 3, प्रिवेंटिव रिलीफ नाम क्यों है, क्योंकि इंजंक्शन का मतलब, इंजंक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिव इन नेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम डिफेंडेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो कि अब परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में बात करेगा। परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में हम जब बात करते हैं, 1 सेकेंड का टाइम लूंगी आपसे। परपेचुअल इंजंक्शन में जो सेक्शंस डील होते हैं वो हमने देखा, सेक्शन नंबर 37 का सब सेक्शन 2 डील होता है, सेक्शन नंबर 38 भी उसके बारे में ही बात करता है। परपेचुअल इंजंक्शन कहाँ मिलेगा, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिलेगा। कैसे ग्रांट होता है, तो एक डिक्री के बारे के थ्रू ग्रांट होता है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, सूट की पूरी सुनवाई, ऑन अपॉन हियरिंग द मेरिट्स ऑफ द सूट। उसके बाद कहते हैं कि डिफेंडेंट को हम रोकते हैं कि ये राइट्स को आप असर्ट नहीं कर सकते हैं, और ये कमीशन ऑफ एक्ट नहीं कर सकते हैं, द एक्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्लेंटिफ। अब परपेचुअल इंजंक्शन में सेक्शन 38 क्या बोलता है, बोलता है परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। तो 38 में बात हो रही है कि कोर्ट कब इसको ग्रांट करेगा, तो कहते हैं सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन कंटेंट इन और रेफर्ड बाय दिस चैप्टर। वो प्रोविजंस जो भी इस चैप्टर में रेफर्ड हैं, जो कंटेंट है, कहते हैं परपेचुअल इंजंक्शंस में बी ग्रांटेड। मे वर्ड यूज किया है, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, सॉरी, हाँ, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो कहते हैं अ परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कहाँ डिफाइंड है, टू ए में। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, एनी ड्यूटी विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कहते हैं कि टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर। प्लेंटिफ के फेवर में अगर कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रहा है, उस ऑब्लिगेशन के ब्रीच को रोकने के लिए कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। वो ऑब्लिगेशन या तो एक्सप्रेस है या तो इम्प्लाइड है, ये मैटर नहीं करता, बात इतनी सी है कि कोर्ट ग्रांट करेगा। कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है ग्रांट करने के लिए। कहते हैं व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर नंबर 2। अब देखो हम चैप्टर नंबर 3 में आ चुके हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, तो हमारा जो कोर्ट है उसको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, चैप्टर नंबर 2 के माध्यम से वो गाइड होगा। आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। When the defendant invades or threatens to invade the plaintiff's right to or enjoyment of property, the court may grant perpetual injunction। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट जो है perpetual injunctions ग्रांट कर देता है। पहला केस क्या है कि अगर डिफेंडेंट इन्वेड कर रहा है, ये धमकी वमकी दे रहा है, क्या धमकी दे रहा है कि हम आपके जो इंजॉयमेंट का राइट है, प्लेंटिफ का जो इंजॉयमेंट का राइट है या राइट टू प्रॉपर्टी है, उसे हम इन्वेड कर लेंगे। अगर डिफेंडेंट ऐसी धमकी देता है तो कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है फॉलोइंग केसेस में। तो पहला है व्हेन डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी कौन है, डिफेंडेंट है, और डिफेंडेंट बोलता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लूंगा, मैं आपका जो भी राइट टू प्रॉपर्टी है ना उन सबको इन्वेड कर दूंगा, खत्म करूंगा, और मैं आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने वाला हूँ। वहाँ पे आप मान लीजिए आप
विदेश में रहते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी तो देखभाल करने के लिए कोई था नहीं, तो आपने क्या किया, इस प्रॉपर्टी का मिस्टर ए को ट्रस्टी बना दिया। अब मिस्टर ए के पास जब आप 10 साल 12 साल बाद आते हैं तो मिस्टर ए बोलता है कि मिस्टर बी बोलते हैं, ट्रस्टी यहाँ पे ए है, तो मिस्टर बी बोलते हैं कि अब मेरा मन है वापस आने का। तो बोलते हैं, ए बोलता है 10 साल से देखभाल तो मैंने किया, अब तुम यहाँ पे आके क्या करोगे, मैं इस प्रॉपर्टी में तो भी तुम्हारे इंजॉयमेंट के राइट है, उन सबको मैं खत्म करूंगा। मैं धमकी देने लगता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है, ट्रस्टी है। तो कहते हैं डिफेंडेंट इज द ट्रस्टी फॉर द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के लिए अगर वो ट्रस्टी है और वो ऐसी कोई धमकी दे रहा है जहां पे वो राइट टू प्रॉपर्टी को इन्वेट करने वाला है, तो कोर्ट में ग्रांट परपीचुअल इंजंक्शन, कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर ascertaining द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड और इज लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द इन्वेजन। कह रहे हैं ऐसी इन्वेजन से हम बता ही नहीं सकते, हम ascertain ही नहीं कर सकते कि कितना एक्चुअल डैमेज हमें कॉज होगा। तो ऐसे केस में भी कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ग्रांट कर सकती है परपीचुअल इंजंक्शन। कहते हैं वेयर द इन्वेजन इज सच दैट कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। तो कहते हैं मान लो किसी की कई पुश्तों का घर है, मान लीजिए मतलब कई पीढ़ियां उस घर में पली बड़ी हैं, उसने दादा परदादा ने बनवाया है, उस घर से आपका इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन आप जॉब की वजह से आपको विदेश जाना पड़ा कुछ सालों के लिए। अब आप वापस आ रहे हैं तो प्लेंटिफ जो कि ट्रस्टी है आपके प्रॉपर्टी का, डिफेंडेंट जो कि ट्रस्टी है आपके प्रॉपर्टी का, वो बोलता है कि मैं इस घर में को हड़पने वाला हूँ, आपकी प्रॉपर्टी के राइट को इन्वेट करने वाला हूँ। तो ऐसे केस में कंपनसेशन इन मनी, अगर पैसा भी दे रहा है वो, तो दैट वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। वो मनी में जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। जब कोर्ट को ये पता लगता है तो कोर्ट क्या करेगा, मे ग्रांट परपीचुअल इंजंक्शन वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। कहते हैं कि अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं बहुत सारी, तो उनकी प्रोसीडिंग्स को मल्टीप्लिसिएट करने का मतलब एक ही मैटर पे अगर 2-3 प्रोसीडिंग्स कोई डालने वाला है तो उसको रोकने के लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट क्या करेगा वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इंजंक्शन ग्रांट कर देगा। आई होप सेक्शन नंबर 38 आपको क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ, जो कि बात करता है मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में। मैंडेटरी इंजंक्शन एक ऐसा ऑर्डर होता है विच रिक्वायर द बेनिफिट टू डू सम पॉजिटिव एक्ट। और ये बेनिफिट डिफेंडेंट को बोलता है कि तुम्हें कुछ पॉजिटिव एक्ट करना है। इट इज़ अ कमांड टू अंडू अ पर्टिकुलर थिंग एंड टू रिस्टोर थिंग्स इन द फॉर्मर कंडीशन। बोलते हैं कि ये कमांड है कि आपको ये फालतू फालतू चीज़ें जो तुमने किया है ना, इसको अंडू कर दो और चीज़ों को रिस्टोर कर दो जैसा वो पहले था। फॉर्मर कंडीशन में रिस्टोर कराने की बात होती है। तो कहते हैं when to prevent द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, किसी ऑब्लिगेशन का ब्रीच होने वाला है, उस ऑब्लिगेशन के ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए ये नेसेसरी हो जाता है टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट। कुछ एक्ट की परफॉर्मेंस को कंपेल कराना नेसेसरी हो जाता है, और कोर्ट भी कैपेबल है उस परफॉर्मेंस को, उस एक्ट के परफॉर्मेंस को इन्फोर्स कराने के लिए। तो कोर्ट के पास फिर से मे है, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो प्रिवेंट करेगी ऐसे ब्रीच को जिसके बारे में कंप्लेन हुआ है, एंड कंपेल करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एक्ट। जिन एक्ट का परफॉर्मेंस कराना ज़रूरी है उनको वो परफॉर्म भी कराएंगे। तो मैंडेटरी इंजंक्शन कब होता है, जब ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन को प्रिवेंट करना है। जब ब्रीच एंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन को प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट के परफॉर्मेंस को कंपेल कराना ज़रूरी हो जाता है। तो कोर्ट भी कैपेबल है ऐसे एक्ट के परफॉर्मेंस को इन्फोर्स कराने के लिए। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इंजंक्शन को ग्रांट करेंगे टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट। जो ब्रीच कंप्लेन की गई है ऊपर, प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और कंपेल करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एक्ट। जो भी परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट की बात ऊपर की गई है उसको कंपेल करेगा परफॉर्म करने के लिए। तो ये कुछ ऐसा एक ऑर्डर है जहाँ पे डिफेंडेंट को हम बोलते हैं कुछ पॉजिटिव एक्ट करने के लिए। ठीक है, डैमेजेस इन ल्यू और इन एडिशन टू इंजंक्शन। तो कहते हैं कि डैमेजेस इन एडिशन टू इंजंक्शन, तो कहते हैं कि इंजंक्शन की जगह आप डैमेजेस मांग सकते हैं। तो बोलता है प्लेंटिफ इन सूट फॉर परपीचुअल इंजंक्शन, परपीचुअल इंजंक्शन जो कि सेक्शन 38 में हमने पढ़ा, मैंडेटरी इंजंक्शन जो सेक्शन नंबर 39 में पढ़ा। तो कहते हैं प्लेंटिफ जो है किसी सूट में डैमेजेस को क्लेम कर सकता है आइदर इन एडिशन, मतलब इंजंक्शन के साथ साथ आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि इंजंक्शन की जगह हमें डैमेजेस दे दीजिए।
ठीक है, ये सबसेक्शन 1 बोलता है। सबसेक्शन 2 कहते हैं कि नो रिलीफ शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज़ क्लेम। तो वही बात तो पहले भी मैंने पहले की क्लासेस में बोला कि जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो अनलेस द प्लेंटिफ हैज़ क्लेम सच रिलीफ इन हिज प्लेंट, आपको वो रिलीफ नहीं मिलने वाली है। कहते हैं कि अगर आपने डैमेजेस के बारे में क्लेम नहीं किया अपने प्लेंट में, तो कोर्ट आपको बोलता है कि प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे प्लेंटिफ क्या कर सकता है, अपने प्लेंट को अमेंड करेगा और उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें क्लेम को इंक्लूड करेगा। डिसमिसल ऑफ अ सूट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो कहते हैं प्लेंटिफ ने क्या किया, एक सूट को इंस्टीट्यूट किया किस रिगार्ड में, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, और वो सूट जो है कोर्ट डिसमिस कर देता है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ का जो राइट है डैमेजेस के लिए सूट फाइल करने का, उसको भी बार करता है कोर्ट। मतलब आपने क्या किया, आपने इंजंक्शन मांगने के लिए एक सूट इंस्टीट्यूट किया कि टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, आपने इंस्टीट्यूट किया सूट कि हमें एक परपिचुअल या मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाए। कोर्ट ने उस सूट को डिसमिस कर दिया, तो अब आप दोबारा से कोर्ट में नहीं जाएंगे उसी सेम चीज़ के लिए डैमेजेस क्लेम करने। ठीक है, 40 का 3। 41 लास्ट सेकेंड सेक्शन है, बोलते हैं कि इंजंक्शन कब कब रिफ्यूज़ होगा। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे इंजंक्शन रिफ्यूज़ होगा। तो कहते हैं कि अगर इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजंक्शन इज सॉट अनलेस सच रिस्ट्रेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। तो कहते हैं कि आप किसी को रोक नहीं सकते किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूट करने के लिए, अनलेस आप जो रोक रहे हो वो क्यों रोक रहे हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग ना हो। अभी हमने सेक्शन नंबर 38 में क्या पढ़ा कि इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर सकता है where the injunction is necessary to prevent the multiplicity of the judicial proceeding। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग किसी एक मैटर पे ही आप बार बार सूट डाल रहे हो तो उस मल्टीप्लिसिटी को रोकने के लिए इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है। लेकिन ये बोलते हैं कि इंजंक्शन को तभी आप, इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूट करने के लिए हम इंजंक्शन ग्रांट नहीं करते हैं अनलेस वो इंजंक्शन आप किस लिए मांग रहे हो, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट जो है वो आप प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट टू दैट टू विच द इंजंक्शन इज सॉट। मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, उसके ऊपर क्या है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर अपना हाई कोर्ट आ जाता है। तो कह रहे हैं कि मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, तो अगर आप इंजंक्शन के लिए कोई सूट और ऊपर इंस्टीट्यूट कर रहे हो, हायर कोर्ट में कर रहे हो, तो कहते हैं आप किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट। मतलब इसके सबॉर्डिनेट तो आप नहीं जा रहे ना, आप इसके ऊपर हायर कोर्ट में जाके अपील कर रहे हो या आप अपने सूट को लेकर जा रहे हो, तो हम आपको हायर कोर्ट में जाने से रोक नहीं सकते हैं। टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी में अप्लाई करने से हम आपको रोक नहीं सकते। फिर बोलते हैं टू रिस्ट्रेन एनी फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल मैटर का है उसके प्रोसिक्यूटिंग में या उसके इंस्टीट्यूशन में हम आपको रोक नहीं सकते हैं, मतलब इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। तो कहते हैं कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए आप इंजंक्शन मांगते हैं तो नहीं मिलेगा। टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट, कोई ऐसी एक्ट है जो कि आपको पता ही नहीं है कि वेदर इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूसेंस और नॉट, और आप उसको प्रिवेंट कराने के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। तो 41 में कितने क्लॉजेस हैं, 6 क्लॉजेस, 6 नहीं है 11 क्लॉजेस हैं, जे तक है, तो 6 तक क्लियर हो गया। जी में बात करते हैं, टू प्रिवेंट कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच प्लेंटिफ, अगर कोई ऐसी हरकत है जहाँ पे प्लेंटिफ ने खुद की रजामंदी दी है, तो और ऐसे ब्रीच को मतलब जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप नहीं मांग सकते। मान लीजिए कोई आप रूम लिए और जहाँ पे जब आपने रूम लिया तो वहाँ पे फर्स्ट डे से बहुत नॉइज़ हो रहा था, लेकिन आपने सोचा कि लाओ कोई बात नहीं, हम अपने सब्र की परीक्षा लेते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी रजामंदी दे दिया आपने उस एटमॉस्फेयर में। तो आपने इनिशियल डेज में जब कंप्लेन नहीं किया, लास्ट में आप उसके ब्रीच के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। व्हेन इक्वली इफिशियस रिलीफ कैन बी सर्टेनली ऑब्टेन्ड, अगर कोई अच्छा रिलीफ है, मतलब इक्वल रिलीफ आपको मिल रहा है,
तो आप उसको उस रिलीफ को ना सीख करते हुए इंजंक्शन ले रहे हैं, तो ऐसे केस में भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। वेयर इट वुड इम्पीड, मतलब कोई भी इंजंक्शन आप ग्रांट करवाना चाहते हैं जहाँ पे आपके उस इंजंक्शन से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में, उसके कंप्लीशन में डिले हो, तो कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। इसी से रिगार्डिंग हमारा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 20A है और शेड्यूल नंबर 1 है जो हम पढ़ते हैं इसके रिगार्ड में। When the conduct of the plaintiff or his agent, मतलब हरकतें ही ऐसी हैं प्लेंटिफ या एजेंट की कि उसको डिसएंटाइटल कर दिया गया है, कोर्ट उसकी कोई मदद नहीं करने वाला है, तो ऐसे केस में कोर्ट आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। ऐसा कोई केस जहाँ पे प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। सेक्शन नंबर 42 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 42 बात करता है इंजंक्शन टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट। इसके पहले आपको 1 मिनट का कुछ सेकंड का समय देती हूँ मैं, आप एक बारी फिर से सेक्शन नंबर 41 को रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन है हमारे पूरे एक्ट का, इस एक्ट को हम खत्म करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से भी शेयर करिए, और बहुत ही सीरियसली आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। मेरे कंटेंट आपको, या मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंजंक्शन टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट, तो कहते हैं मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे 2 तरीके के एग्रीमेंट है, एक तो है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव। पॉजिटिव बोलता है कि तुम्हें कुछ सर्टेन एक्ट करने हैं, और निगेटिव बोलता है कि आपको ये काम नहीं करने हैं। तो कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 41 के ई में, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे अफर्मेटिव एग्रीमेंट भी है टू डू सर्टेन एक्ट्स, कपल्ड विथ निगेटिव एग्रीमेंट, मतलब एक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे 2 तरीके के एग्रीमेंट है, एक तो पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव एग्रीमेंट क्या बोलता है कि आपको कुछ सर्टेन एक्ट परफॉर्म करने हैं, कपल्ड विथ निगेटिव एग्रीमेंट, मतलब निगेटिव एग्रीमेंट भी साथ है जो या तो एक्सप्रेस है या तो इम्प्लाइड है, और वो बोलते हैं कि आपको ये सर्टेन एक्ट्स नहीं करने हैं। द सर्कमस्टेंसेस दैट कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल, अब होता क्या है, एक ऐसा सर्कमस्टेंस आ जाता है जहाँ पे कोर्ट इज नॉट एबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द अफर्मेटिव एग्रीमेंट। जो पॉजिटिव एग्रीमेंट था उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट कंपेल नहीं कर पा रही है, देन court is unable to compel the specific performance of the affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform negative agreement। तो ये बोलता है कि shall not preclude it, कोर्ट को परक्ल्यूड नहीं कर रहा है फ्रॉम ग्रांटिंग इंजंक्शन टू परफॉर्म द निगेटिव एग्रीमेंट। बस बात ये ध्यान में रखनी है कि प्लेंटिफ हैज़ नॉट फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज इट इज़ बाउंडिंग ऑन हिम। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्लेंटिफ पे बाइंडिंग है तो प्लेंटिफ को देखना पड़ेगा कि प्लेंटिफ का जो पार्ट था, प्लेंटिफ उसको अच्छे से परफॉर्म किया है। तो बोलते हैं कि अगर एप्लीकेंट, यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, मस्ट नॉट हैव फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। 2 एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे 2 एग्रीमेंट है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो बोलते हैं कि पॉजिटिव में बोला गया है कि आपको ये सर्टेन एक्ट करना है, निगेटिव में बोला गया है कि आपको ये एक्ट नहीं करना है। एक ऐसा सर्कमस्टेंस आ जाता है जहाँ पे कोर्ट इज अनेबल टू गिव कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द अफर्मेटिव एग्रीमेंट, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, वहाँ पे आपको निगेटिव एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं। इंजंक्शन टू, तो ये परक्ल्यूड नहीं कर रहा है, शैल नॉट परक्ल्यूड इट फ्रॉम ग्रांटिंग इंजंक्शन, इंजंक्शन ग्रांट करने से आपको मना नहीं कर रहा है टू परफॉर्म द निगेटिव एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है टू परफॉर्म द निगेटिव एग्रीमेंट। ठीक है, आई होप मेरा ये क्लास आपको समझ में आया होगा। सेक्शन 42 तक हमने सब कुछ कर लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और अगर आपने इसको हर 5 सेक्शन के बाद रिवाइज किया होगा तो आप सेक्शन नंबर 1 से लेके 42 तो आराम से लिख सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को वहाँ पे देखूंगी, वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मेरे क्लास में बने रहिए, आपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए हमारे साथ, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा। तो पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने एग्ज़ाम्स को
क्वालिफाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के रिगार्डिंग अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ पर लोकल लॉज और माइनर लॉज को चेकआउट कर सकते हैं। अदर स्टेट के भी माइनर लॉज और लोकल लॉज मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरी क्लास को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।